उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड थैंक्स फॉर द स्टूडेंट जो यस्टरडे आए और हमने मोस्ट प्रोबब्ली काफ़ी स्टूडेंट्स थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो कल जो हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ और उसके बाद जो है फिर आगे हम चलते हैं आज के टॉपिक्स पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। ओवरऑल जो हमारा है चैप्टर वो इट्स रिलेटेड टू operations management. Just hold on a second. अच्छा जी, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। चैप्टर नंबर 9 क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर की आउटलाइन है। द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या स्कोप है। खैर कल भी हमने काफ़ी देखा, आज भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्कोप है क्वालिटी मैनेजमेंट का। और अगर हम देखें जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सैमसंग है, एप्पल है, जो अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो ऑफ ए गुड क्वालिटी, ठीक है। और उनके लिए क्वालिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो लो प्राइस है लाइक क्यू मोबाइल हो गया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि दे आर नॉट एम्फसाइजिंग टू मच ऑन क्वालिटी, देयर इज स्टिल अ क्वालिटी, ठीक है, जिसको हमने कल डिस्कस किया, वैल्यू फॉर मनी, कि जो मनी वो चार्ज कर रही है। एक सैमसंग का 70-80 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन अगर क्यू 25 से 30 हज़ार में 35 में दे रहा था तो वो दैट्स वैल्यू फॉर मनी, कि उस वैल्यू उस मनी के अगेंस्ट किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। तो दैट्स अ स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी को मैनेज करना यूजिंग TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये आज इंशाल्लाह हम टच कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या, लीन प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड देती है पूरी दुनिया के अंदर क्वालिटी के, बेंचमार्क डिफाइन करती है। इसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, द TQMX मॉडल और सर्विस क्वालिटी, ये सारी इस चैप्टर की आउटलाइन है। कल हमने क्वालिटी मैनेजमेंट देख ली थी क्या होती है, फिर क्वालिटी की डेफिनेशन, और इसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था और हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटी की क्या डेफिनेशन है। और इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि हर एक की डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है एक प्रोडक्ट के बारे में, जो उससे वो रिक्वायर करता है। और इसमें हमने आगे जाके देखा था कि ऑथर कहता है कि एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं आपकी प्रोडक्ट की, जो मेन फीचर्स हैं, जो पर्पस ऑफ योर प्रोडक्ट है, एटलीस्ट वो तो फुलफिल हो। सो दैट्स अ क्वालिटी, ठीक है। एक AC का काम है ठंडी हवा देना, तो वो ठंडी हवा तो दे। माइक्रोवेव ओवन का काम है गर्म करना, तो वो गर्म तो करे। और ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इसमें हमने आगे डिस्कस किया था कि एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम वो अपनी फीचर्स प्रोवाइड करे। बाकी जो है हर एक की डिफरेंट उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर एक चाहेगा कि इसके अंदर ये भी होना चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए। तो वो कंपनी जितनी बेटर प्रोवाइड कर सकती है, तो वो उस लिहाज से कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करती है या बनाती है, ठीक है। खैर इसके अंदर हमने क्वालिटी की डेफिनेशन में मैंने एक वॉच की एग्जांपल दी थी कि किसी एक शख्स के लिए एक सेम वॉच अच्छे ब्रांड की हो, उसके लिए उसकी क्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर मैंने वियर की हुई है, पहनी हुई है, तो पीपल विल से मी वाओ, क्या ज़बरदस्त घड़ी पहनी हुई है। तो किसी का ये वाओ कह देना और मेरे से ये पूछ लेना या मुझे कह देना यार कितनी अच्छी घड़ी है, उसके लिए ये क्वालिटी है। आइदर वो टाइम दे ना दे, रिलायबिलिटी है कि नहीं है, वो उसको टाइम की इतनी ज़रूरत भी है कि नहीं है, तो उसकी ऐसी कमिटमेंट या मसरूफियत ऐसी हैं जिसमें उसे टाइम देखना पड़ता है। क्योंकि हम सब्सिट्यूट्स में एक चीज़ समटाइम ये भी पढ़ते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन ने काफ़ी चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं, और इवन जो रिस्ट वॉच है वो बहुत ज़्यादा लोग अब नहीं पहनते, क्योंकि देखना टाइम होता है, तो वो मोबाइल फ़ोन्स में भी आपके टाइम मौजूद होता है और लोग उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा खैर, मैं बताता हूँ उस शख्स के लिए ये है कि वो वाव फैक्टर है कि पहने हुए अच्छी लगे, ही फील्स गुड, ही फील प्राउड इन वेयरिंग दैट वॉच, और लोग देखें तो उनके मुंह से निकले वो यार क्या ज़बरदस्त
घड़ी पहनी हुई है और फिर मैं बता सकूं ये कितने की है, कितनी महंगी है, कौन सा ब्रांड है। सेम घड़ी है, एक दूसरे शख्स के लिए क्वालिटी ये है कि ये टाइम सही दे, रिलायबल हो, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकूं, कभी मुझे धोखा ना दे, और ये हर वक्त सही टाइम दे सके। टेक्निकल फीचर्स यानी कि ये ऑपरेशनल सही हो। उसकी लुक कैसी है, लोग उसको देख के वाओ कहें ना कहें, उसको अच्छी लगे ना लगे, उसके लिए वो सेकेंडरी है, वो एक प्राइमरी चीज़ें नहीं है। वो ये चाहता है कि मैंने जो घड़ी पहनी है उस पर वो मुझे टाइम सही बताए, एंड दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फॉर द सेम प्रोडक्ट, उस सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने स्टैंडर्ड, कुछ बेंचमार्क देखे, कुछ हमने ऐसी बाउंड्रीज देखी हैं जिसमें से जो वाकई हैं, जिसमें एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करे। अगर एक वॉशिंग मशीन है तो वो सही कपड़े धोए, ओवन है तो वो गर्म करे, एसी है तो वो ठंडी हवा दे, ठीक है। तो एटलीस्ट वो ऑथर आगे कहता है कि एटलीस्ट जो उसका पर्पज़ है वो तो करे, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट्स ने भी दिया आंसर दिया था, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, कमाल महारत हम जिसे कहते हैं, ठीक है, और अच्छाई और बेहतरीन, ठीक है, वो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है कि एक लेवल के ऊपर हो कि आप बेहतर से बेहतर और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। टू व्हाट स्टैंडर्ड इट इज मेजर्ड, किस स्टैंडर्ड में मेजर किया जाएगा, कौन से स्टैंडर्ड है, हम आगे भी देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड है जिस पे इसको मेजर किया जाए। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कल भी मैंने जिक्र किया कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, जिसमें आईएसओ की अभी आउटलाइन के अंदर मैंने बताया कि आईएसओ की क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड देती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया के अंदर, और उन स्टैंडर्ड्स को कंपनीज मीट करती हैं। अक्सर आपने पंखे के इश्तिहार में देखा होगा कि ISO 9000 सर्टिफाइड, so these are the some of the standards and the customer expectations and requirements are the standard। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्वालिटी की डेफिनेशन थी फंक्शनल वे, फंक्शन करे, काम करे, जो अभी मैंने बताया, एरर फ्री हो एंड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। इस डिजाइन स्पेसिफिकेशन को कल भी मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था। एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट कि आप जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर 2 3 4 5 6 साल से आप उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को मेंटेन रख सकें। जैसे होंडा कंपनी है, ठीक है, टोयोटा कंपनी है, होंडा का मोटरसाइकिल देख लें, सीरीज 70 है या होंडा 125 है, एंड एज कम्पेयर टू दैट चाइनीज मोटरसाइकिल, तो होंडा को जब से आप देख रहे हैं उसने दे ट्राई टू मेंटेन देयर क्वालिटी। Questions arise: how should standard and specification be set? Who decide what an acceptable and tolerance level should be? और हमने देखा था क्या है कि यूजर सेटिस्फेक्शन। लास्ट स्लाइड, इसका लास्ट पॉइंट देख लें, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन। और इससे ऊपर देख लें तो जो ज्यूरॉन ने 1988 में डिफाइन किया फिटनेस फॉर यूज, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, माइक्रोवेव ओवन की और एसी की एग्जांपल, दैट्स अ फिटनेस फॉर यूज। सो दीज आर द स्टैंडर्ड बेंचमार्क एंड कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द बॉस, ठीक है। एंड चाइनीज सेज के हमारा कोई खुदा नहीं है, कस्टमर इज अवर गॉड, ठीक है। सो दैट्स एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ चाइनीज, क्योंकि दैट्स अ कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, और कम्युनिज्म का आपको पता होगा, दे डोंट एक्सेप्ट और बिलीव इन गॉड। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमने क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट पढ़ी थी, ठीक है, बड़ा डिटेल के अंदर हमने इसको देखा था। प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। फिर वन बाय वन हमने देखा था प्रिवेंशन, जिसमें हेल्थ में हम अक्सर कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, परहेज इलाज से बेहतर है। तो वो कहते हैं कि आप पहले ही डिफेक्ट ना आने दें प्रोडक्ट में, आप मेजर्स ऐसे लें, मशीनरी ऐसी हो, SOP ऐसे डेवलप हो, लोग आपके ट्रेंड हो कि प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट ही ना आए। प्रोडक्शन लाइन में वही लोग जाएं जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग जिनकी हासिल हो, जो मेंटली तौर पे ओके हों, जो फिजिकली तौर पे ओके हों, उनकी सेहत सही हो, जो रूहानी तौर पे या रूहानी को इवन इट्स नॉट लाइक कंसिडरेशन अगर नहीं है, ऑल्दो पूरी दुनिया रूहानियत पे दोबारा आ रही है, लेकिन अगर आप कहें कि जी टेंशन कोई नहीं है, उसको स्ट्रेस एंजाइटी कोई नहीं है, तो तभी आप उसको जाने दें ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट ना हो। और कल मैंने निस्सान प्लांट की जो है वो साउथ अफ्रीका की डेफिनेशन भी बताई थी कि ओवर देयर वो शख्स जो है हमें वो चेंजिंग रूम में लेके चला गया और उसने कहा दिस इज़ वेयर वी मेंटेन क्वालिटी, और वो चेंजिंग रूम है जहाँ पे अटेंडेंस होती है और वहाँ पे लोगों से पूछते हैं फिजिकली फिट, मेंटली फिट, वहाँ से फिर वो उनको भेजते हैं प्रोडक्शन यूनिट की तरफ ताकि वो
फिजिकल और मेंटल जो है वो सेट हों, ताकि जाके प्लांट के अंदर वो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स ना डालें। सो दैट्स अ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंदर तो बहुत चीज़ें, आज हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे जिसके अंदर ओवरऑल कल्चर की भी बात आती है, ठीक है, और सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रिवेंट करना है आपने, इससे पहले कि डिफेक्ट हो, उससे पहले आपने प्रिवेंशन करनी है। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये बड़ा डिटेल के अंदर हमने देखा और बड़ा डिबेटेबल पॉइंट हमने देखा था कि इट्स बेटर कि आप एक इंस्पेक्टर रखें या फिर उसी शख्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें जो कि उस प्रोडक्ट को बना रहा है, कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें कल हमने अप्रेजल कॉस्ट के अंदर भी काफ़ी डिस्कशन हमने देखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट में इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रीवर्किंग, री इंस्पेक्शन कॉस्ट, लोअर सेलिंग प्राइस फॉर सब क्वालिटी गुड्स, और फिर लास्ट जो हमने देखी थी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कि एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट क्या है जब, अच्छा इंटरनल में पहली पॉइंट बहुत जरूरी है, कॉस्ट बिफोर प्रोडक्ट सर्विस रीचेस टू कस्टमर, प्रोडक्ट और सर्विसेज रीचेस टू कस्टमर, एंड सेकंड was the external failure cost after the product slash service reaches to the customer। ठीक है, ये दो कॉस्ट हैं जो कि थी वहां पे। ठीक, कल हमने डिस्कस की थी कि कॉस्ट बिफोर एंड, अच्छा जो नेक्स्ट हमने कंटेम्प्रेरी थिंकिंग, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है करंट, दौर हाजिर, अभी, राइट नाउ। कंटेम्प्रेरी थिंकिंग के अंदर हमने टी क्यू एम देखा था, और कल एक इलस्ट्रेशन भी स्टूडेंट ने पढ़ी थी, ठीक है, और उस इलस्ट्रेशन के आखिर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, और कैडबरी चॉकलेट की जो है वो हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी थी कि उनकी ट्रेडिशनल अप्रोच स्टिल चल रही थी, और जिसके अंदर वो क्वालिटी को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वही ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसके अंदर वो ये था कि ये इस अप्रोच के थ्रू जो प्रोडक्शन है वो डिज़ाइन ही वेस्ट के लिए हुई है, कि हाँ जी इस प्रोडक्शन से हमें वेस्ट होगा, हमारा रीवर्क भी आता है। अक्सर देखते हैं ना, हाँ जी लोगों ने जहन में लगाया होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर अगर हम 20 बनाते हैं तो एक के अंदर फॉल्ट भी आ जाएगा, उस एक की कॉस्ट भी हम इसी में होंगी। तो दैट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ऑथर कहता है जो करंट टेम्परेरी कंटेम्प्रेरी अप्रोच है या थिंकिंग है, वो कहता है वाई इवन एक में भी जो है वो आपके फॉल्ट क्यों आए, डिफेक्ट क्यों आए। ठीक है, एच आर के अंदर मैंने शायद आपको वोल्टा बैटरी की एग्जांपल दी थी। वोल्टा बैटरी में जो कंसल्टेंट ने कंसल्ट किया था, मेरे जानने वाले हैं दोस्त, उनकी कंप्लीट टीम ने किया था, और उसका 19% आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो है वो डिफेक्ट आता था मार्केट के अंदर, जिसको उन्होंने रिड्यूस करके 2% पे ले गए थे। और उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो उनके वॉशरूम्स थे, 150 एम्प्लॉयज के लिए 4 वॉशरूम थे, जिसमें से एक बिल्कुल बंद था और 3 थे। तो हेल्थ एंड हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, जब आपने क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो ये मैयर्स थे जिसके अंदर उनकी कैंटीन थी, कैंटीन के अंदर भी उनको एक तो टाइम वेस्ट होता था बाहर जाना, जहाँ पे घंटे की ब्रेक है तो 1.5 पौने 2 घंटा एम्प्लॉयज ले लेते थे। तो इनसाइड वोल्टा बैटरीज के कैंटीन का उन्होंने मैनेज किया, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैयर्स लिए, जिसके बाद उसकी जो डिफेक्ट है जो बैटरीज के अंदर, वो 19% से रिड्यूस होकर 2% पे आ गया। ठीक है, तो खैर ये लास्ट टाइम मैंने एच आर के अंदर जो है वो शायद आपसे सिनेरियो डिस्कस किया था। अब जो कंटेम्प्रेरी थिंकिंग है, यहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ी थी, और मैंने कहा था इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्यूक्यूएम क्या है, वर्ड से जाहिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये जो वर्ड टोटल है ना, आगे आज हम देखेंगे, दैट इज एवरीथिंग इन क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर ऑथर कहता है कि आप टोटली एज ए होल इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को कैसे मैनेज करते हैं। इससे बढ़कर वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर आगे, जब व्हेन योर रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स, आपके सप्लायर से आपके रिलेशनशिप, ये भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मैटर करते हैं। ठीक है, तो वो खैर आज हम देखेंगे कि क्वालिटी इज़ नॉट कि आप कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करें, और सप्लायर जो है वो आपको अच्छे प्रोडक्ट ना दें, आपको क्वालिटी वाली चीज़ ना दें, तो फिर भी आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। वो खैर आगे हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट
is a philosophy of quality management that originated in Japan in 1950s. ठीक है, continuous improvement, just in time, total quality management. ठीक है, Kaizen is continuous improvement. ये मोस्टली ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि जापान से ओरिजिनेट हुए, ठीक है, जो कि जापान ने दिया, और ऑपरेशंस के अंदर जापानीज फर्म्स ने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर 50s एंड 60s के अंदर पूरी दुनिया के अंदर छा गए, और फिर बाद में पूरी दुनिया ने इनसे लर्न किया, सीखा, और फिर इमिटेट किया, जिसे हम कहते हैं कॉपी किया, उन्हें नकल उतारना, नकल की उनकी, और फिर उस लिहाज से उनके साथ फिर कम्पीट किया। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50s एंड 60s के अंदर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो PhDs हुई एक दौर में, वो जापानीज मैनेजमेंट के ऊपर हुई, कि हाउ जापानीज मैनेज देयर कंपनीज, क्योंकि वो जापानीज कंपनीज उसके बाद पूरी दुनिया दुनिया के अंदर वो छा गए, ठीक है, जापानीज। तो ये है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो TQM भी है, ये भी जापानीज कॉन्सेप्ट। अच्छा, लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस किया TQM इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑब्टेन। कैसे हम इन सारी चीज़ों को, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को ऑब्टेन करते हैं, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं, एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आप क्वालिटी वाले आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो सिस्टम क्या है, जिसमें वो कहता है कि एवरी पर्सन इज दिस प्रोसेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। हर कोई इन्वॉल्व होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो कल नहीं थे, मैं उनके लिए इस एग्जांपल को दोबारा से अगर बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर के लिए। तभी वो एग्जांपल, और कभी कल बड़ी डिबेट हमने इस पे की थी, एंड इट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट, जिसके अंदर मैंने लेदर फैक्ट्री की और शू फैक्ट्री की एग्जांपल्स आपको दी थी, कि लेदर फैक्ट्रीज के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का एम्फेसाइज होता है कि उन्होंने कितनी जैकेट्स बनानी है, और पर जैकेट उनको जो लेबर मिलेगी, उनका ये एम्फेसाइज होता है कि मैं 2 3 4 5 इससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, ताकि मेरे डेली की बेसिस के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन सके। फिर उन लेदर फैक्ट्रीज के अंदर, जो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज के अंदर यही अप्रोच चलती है, ठीक है। क्लास 1 मिनट होल्ड रखेंगे, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट प्लीज। अच्छा, सॉरी फॉर द ब्रेक। अच्छा, TQM को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व। अच्छा, मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसके अंदर इट्स अगेन डिबेटेबल पॉइंट, बट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, और मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका कल्चर भी मेच्योर हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम है कि जैसे जब लेदर वो जैकेट एक बनाते हैं, और उनको ये इसके ऊपर एम्फेसाइज होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट्स बनाऊं, और
बाय द एंड ऑफ डे मेरी लेबर ज़्यादा से ज़्यादा बने और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, और बाय द एंड ऑफ द वीक एंड मंथ, बाज़ फैक्ट्रीज वीकली पे करती हैं, बाज़ इवन मंथली पे करती हैं, बाज़ डेली भी करती हैं, मेरे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने और जो है मैं कमाई ज़्यादा कर सकूँ। फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो लेदर जैकेट्स बना लेते हैं, उसके बाद एक सुपरवाइज़र होता है कि जो उनकी सारी जैकेट्स की क्वालिटी इंश्योरेंस करता है, इंश्योर करता है कि ये सारी सही बनी है कि नहीं बनी है। अब उसके अंदर ये मैं इनसाइड बता रहा हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि सुपरवाइजर को इन्वॉल्व करते हैं, छोटे मोटे डिफेक्ट्स को वो आगे जाने देता है, फर्दर जो है वो डिफेक्ट्स आगे जो हैं जाके अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं है तो आगे चलेगी फर्दर फॉर द सेल। इसमें सुपरवाइजर्स को भी जो है वो इन्वॉल्व करके उनको भी मनी जो है वो दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे कल्चर में निकाली जा सकती हैं। डिबेट ये है, बाज़ ऑथर कहते हैं कि देयर शुड बी नो इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन का पॉइंट हम पहले गुजर चुके हैं, उसमें हम देख चुके हैं जो शख्स वो जैकेट बना रहा है वही रिस्पॉन्सिबल हो उस क्वालिटी का कि आप नहीं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके पास अगर एक फॉल्ट आ गया तो फिर उसको जो है पेनलाइज नहीं करना, बल्कि आपने उसको क्या कहना है, उससे पूछना है क्या रीज़न है, फॉल्ट क्यों आया, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रीट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज तो नहीं है, एक ये आंसर होता है। दूसरी जो मैंने शू फैक्ट्री के अंदर बताया, जो कि मेरे एक जानने वाले की है, और उन्होंने उसको जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा अगर ये 3 शूज़ दिन में बनाते थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, और इनको पर शू जो है वो 1000 रुपये मिलता था, बाय द एंड ऑफ द डे इनको 3000 मिलते थे। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें ने कहा है कि आपने 2 शूज़ बनाने हैं, लेकिन आपकी लेबर हम 1500 देंगे। कहते हैं जो हमें 3 जूते बनाने की लेबर पे करनी पड़ती थी, वो अब हम 2 जूते बनाने की लेबर पे करते हैं, और जिसमें हमारा एम्प्लॉय भी नाराज़ नहीं होता, उसकी बाय द एंड ऑफ द डे जो वेज बन रही है, जो पैसे बन रहे हैं, जो लेबर बन रही है, वो उसको 3000 ही मिल रही है, लेकिन अब बड़े सुकून से और तसल्ली से वो क्वालिटी वाला जूता बना रहा है। एक तो ये चीज़ है। अब जब लेदर फैक्ट्री के अंदर आप उनकी पर जैकेट जो है लेबर बढ़ा दें तो वो सुकून से और तसल्ली से बनाएंगे। अब उनका एम्फेसाइज क्वांटिटी के ऊपर नहीं होगा, अब उनका एम्फेसाइज क्वालिटी के ऊपर होगा। जहाँ पे एक एक्सपर्ट और ट्रेंड आदमी 4 से 5 जैकेट्स बनाता था, वो अब बिल्कुल 3 बनाएगा, सुकून से बनाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेगा और साथ साथ वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होगा उस क्वालिटी को देखने के लिए। इसके अंदर मेजर फैक्टर ये होता है, जब आप इंस्पेक्शन रखते हैं तो वो शख्स अपने शोल्डर से क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार के इंस्पेक्टर के शोल्डर पे रख देता है। ठीक है, एट ए बेयर मिनिमम लेवल के ऊपर तो मैं करूंगा, लेकिन जो टोटल क्वालिटी है इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फॉल्ट ना आए, उसके लिए वो उसकी स्ट्रगल नहीं होगी। उसने कहा हाँ, अगर इंस्पेक्शन में आ गया तो फिर इसके ऊपर रीवर्क होगा, क्योंकि रीवर्क होता है, हमने लास्ट टाइम कल डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ रीवर्क जो कॉस्ट होती है कस्टमर को देने से पहले इंटरनल के अंदर हमने डिस्कस किया, जो कॉस्ट ऑफ रीवर्क है वो आएगी और वो कहेगा दैट्स इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इस स्लाइड के अंदर है। और उस रीवर्क के अंदर अगेन ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। उसके लिए समटाइम्स अलग एक टीम होती है, एक बैच होता है, इनका काम है जैकेटें बनाते जाना, और उस रीवर्क का काम है, अगर ये टीम 10 की है तो रीवर्क वाले 2 बंदे बैठे होंगे जो उनके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको करेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो जिस शख्स ने बनाई है उसी को दोबारा से दिया जाता है, और अब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, एम्प्लॉय भी एम्बेरस हो रहा है, उसका भी टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पे दे दी जाए और उसको का क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज करना है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे 100 जैकेट्स के अंदर 10 का रीवर्क आता है, अब हो सकता है 1 या 2 का रीवर्क आए। दिस इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब डिबेट किस चीज के ऊपर है, आइदर इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये अगेन कल हमने डिस्कस किया, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर कि वो कल्चर किस तरह का बनाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ के एम्प्लॉयज किस तरह ट्रेंड है, और वो कल्चर कितना रिच है या रूटेड है हर एक के जहन के अंदर, और हर कोई उसे ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो If you didn't understand, didn't get total quality management, rest of the slides सारी इसी से related है। इसको हम कहेंगे, मैं कह सकता हूँ कि हम घोल के पी लेंगे। What is
TQM हमें सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डैमिंग के 14 पॉइंट्स हैं। स्लाइड शेयर। अच्छा जी, डैमिंग्स के 14 पॉइंट हैं। डैमिंग गेव कोर कॉन्सेप्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग TQM थ्रू द फॉलोइंग 14 पॉइंट्स। ये 14 पॉइंट्स पे वही TQM डिस्कस कर रहे हैं और इससे आगे भी हम सारे जो हैं TQM को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट कल का है। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करें। ठीक है, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, कल्चर की बात की है। और हाल कल हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कैडबरी की देख ली और हमने कंटेम्प्रेरी अप्रोच कल भी और आज भी डिस्कस की है। इफ देयर इज अ न्यू फिलॉसफी और ओल्ड आपकी चल रही है ट्रेडिशनल अप्रोच, सो चेंज इट। ठीक है, आप चेंज कर दें और आप जो है वो नई फिलॉसफी को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, क्योंकि इंस्पेक्शन का दोबारा से आना था तो इस वजह से मैंने आज दोबारा से इस वजह से इसी कल वाली एग्जांपल को जिक्र किया है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दोबारा आ गया। सीज, रोक देना, इन्हिसार ना हो, इंस्पेक्शन के ऊपर ना हो। ठीक है, कि इंस्पेक्टर्स होंगे जो क्वालिटी को देखेंगे, नहीं, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी को देखने के लिए। बिल्कुल, ये प्रिवेंशन कॉस्ट है सोबिया, जो आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। नई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने दोबारा से शेयर की है। अभी नई स्क्रीन शेयर हो रही है। डैमिंग के 14 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मुझे भी शक हुआ कि स्क्रीन नहीं है, मैंने उसको स्टॉप शेयर करके दोबारा से शेयर किया है। आप लोगों को अगर हो रही है तो मुझे जस्ट राइट द आंसर कि आपको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डैमिंग 14 पॉइंट्स। ठीक है, अब शेयर हो गई। थोड़ी देर के लिए थी, नहीं हुई थी, मुझे फिर यहाँ पे पता नहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग गया कि शायद शेयर नहीं है, तो मैंने दोबारा से स्टॉप शेयर करके इसको शेयर कर दिया। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया था कि इंस्पेक्शन का, और कल मैंने आपको एक और एग्जांपल हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इनके ऑयल की जो है वो पैकेजिंग के बारे में बताया था। अब सबसे ज़्यादा पाउचेस चलते हैं, लीटर वाले पाउच। ये 14-15 में हमने किसी टाइम विजिट की थी और उस टाइम वो भी कहते थे हमारे ये 5 लीटर और 2.5 लीटर वाले नहीं चल रहे, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाउचेस चल रहे हैं जो कि लीटर वाले पाउचेस हैं। और कल मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि 4-5 फिलर्स हैं, फिलर मशीन्स हैं जो कि बड़ी तेज़ी से काम करती थी और उसमें पाउचेस लीटर वाले फिल होते, खड़क करके नीचे गिरते थे और वहाँ पे नीचे हर एक मशीन के साथ 2 आदमी बैठे होते थे। बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर स्टिल आई रिमेंबर 16 जो है वो पाउचेस जो है वो पैक करते थे और फिर ये पैक करके उसके ऊपर टेप लगा के, टेप इवन लगा के लाते थे। ठीक है, और टेबल, कुर्सी के ऊपर एक टांग पे टांग रख के आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने टेबल है, टेबल के ऊपर स्केल पड़ा हुआ है जो वेइंग स्केल है, वेट मेजर करने के लिए, और साथ उसके एक स्टेम्प पड़ी है और स्टेम्प पैड पड़ा हुआ है। वो आदमी लाके उठा के रखता था, जो पैक करते थे दो, और आके उस स्केल के ऊपर रखते थे। इस शख्स का सिर्फ ये काम था कि वो स्केल के ऊपर देखता था, उसका जो उसकी जो स्क्रीन है, उसकी जो मॉनिटर है, कि ये 16 लीटर पूरा है। फिर स्टैंप उठाता था टेबल से, टेबल पे जो पड़ी होती थी उसको स्टैंप पैड पे रख के और उस बॉक्स के ऊपर स्टैंप लगाता था कि यस अप्रूव, ये पूरे हैं। सो कल भी हमने डिस्कस किया कि दैट वाज द इंस्पेक्शन कॉस्ट। उस लेबर की, उस बंदे की, ये कॉस्ट को रिमूव किया जा सकता है जो लोग फिल कर रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया 5 से 8 मिनट के अंदर उस जगह पे उस प्रोसेस को देखते हुए कि एवरीवन वाज देयर, जो अपना बॉक्स को पैक करके लेके आ रहे हैं, उनमें किसी में उस टाइम एरर नहीं आया था। ठीक है, अब अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती और उन्हें कहते कि आप लोगों ने जो है वो भरना है, फिल करना है, ठीक है, तो फिर क्या, अगर वो समझते कि किस के इसमें 17 पैकेट आ गया है तो वो उसको दोबारा से रिकाउंट करते और दोबारा से फिल कर देते। अब जब 17 पैकेट आ गए तो कहेंगे ठीक है, उठा के जाके स्केल पे रखते हैं, स्केल पे अगर ज़्यादा निकल आए तो ठीक है, एक पाउच निकाल देंगे, कम हुए ठीक हुए तो जाने देंगे।
तो अब क्या किया उन्होंने, अपने शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीधा डाल दी उस इंस्पेक्टर के ऊपर. सो दैट्स सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी. जो शू फैक्ट्री की मैंने बात की, लेदर की हमने कल काफ़ी डिस्कस किया, और फिर इवन हमने जो है वो हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में जो हमने जिक्र किया. ठीक है, ये सारी जो हैं आप कह सकते हैं कि इसी सीज डिपेंडेंस है, और कल हम डिबेट जो करे थे ये उसी से रिलेटेड है. इसमें डेमिंग क्या कहता है, डेमिंग इज़ एन ऑथर. ठीक है, डेमिंग कहता है कि आपने इंस्पेक्शन जो है वो नहीं रखनी और उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करनी. ठीक है, and the practice of awarding business on price alone, instead minimize total cost by working with a single supplier. ये again debatable point है. It's not necessarily कि single supplier से आप करें. ठीक है, on price alone आपने सिर्फ लो प्राइस के ऊपर ही नहीं आपने जो है काम करना, बल्कि आपने क्वालिटी के ऊपर करना है. जैसे कि अगर समटाइम कंपनीज जो क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रही होती हैं, सप्लायर से एक प्रोडक्ट मांगती हैं, सप्लायर फॉर एग्जांपल उससे कहता है कि जी मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, या हम पहले जिक्र कर चुके हैं. वो कहेगा आप 10 में नहीं, कंपनी कहेगी आप हमें 11 में प्रोवाइड करें, लेकिन क्वालिटी पे हम चाहते हैं कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करें. सो दैट्स दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अच्छा सिंगल सप्लायर की बात आती है तो ये डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं. आपको एक ही सप्लायर सारे रॉ मटेरियल क्वालिटी वाले दे सकता है, क्वालिटी वाले को छोड़ के क्या वो दे भी सकता है कि नहीं दे सकता. तो जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जैसे टोयोटा के बारे में है, टोयोटा मैंने यूएसए की भी आपको मार्केटिंग में एग्जांपल दी, एंड टोयोटा कराची की जो कि साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, तो ओवर देयर उनके 250 से 300 के करीब जो है डिफरेंट सप्लायर्स हैं. सो दैट पॉइंट इज डिपेंड. अगर आपका एक सिंगल सप्लायर है और वो आपको जो है वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दे रहा है, और ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर भी, तो फिर वो कहता है कि आप एक सप्लायर से लें और उसके ऊपर उसको कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ना करें. अगर आपकी कंपनी की पोजीशनिंग या आप प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाला दे रहे हैं लाइक एप्पल एंड सैमसंग, तो फिर आप कॉस्ट रिडक्शन की बात ना करें, आप उनसे कहें कि आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दें. फिफ्थ पॉइंट है, ये आगे हम फर्दर देखेंगे, हर प्रोसेस को प्लानिंग प्रोडक्शन एंड सर्विस को आपने इम्प्रूव करना है. इसमें इतना ही लिखा हुआ है, आगे फिर भी हम इसी चीज़ को देखेंगे. इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. ठीक है, सम टाइम प्रोडक्ट की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट सही नहीं बनता. क्यों? कि उस जॉब के ऊपर या वो लोग ट्रेन नहीं होते उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. और बहुत सी चीज़ें आती हैं. मैंने शायद एचआर के अंदर आपको एक होटल की ओ फोर्ट होटल, ठीक है, एक होटल था, उसकी केस स्टडी हमने पढ़ी. उसके अंदर होटल के अंदर प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सक रहे थे. रीज़न क्या थी? कि उनके पास वो टूल्स ही नहीं थे. ठीक है, तो ये टूल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, दीज आर द अदर फैक्टर्स. अडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप. लीडरशिप के आगे नेक्स्ट हमारा आ रहा है, जिसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जब से ऊपर लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी गुजरा है कि एवरी पर्सन इन दिस प्रोसेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. हर एक इन्वॉल्व होता है. और इससे ऊपर वाले पॉइंट में देखें, एस्टैब्लिशिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एस्टैब्लिशिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो पॉइंट इसका 7 पॉइंट है, अडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप. ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जो है वो लोअर स्टाफ का है, बल्कि लीडर्स भी उस के अंदर इन्वॉल्व हो. ठीक है, आगे हम क्वालिटी सर्कल्स की बात करेंगे, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है. क्वालिटी सर्कल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे सर्कल्स होते हैं जिसमें बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें. तो इसमें ऑथर कहता है कि लीडर का भी बैठा हुआ होना जरूरी है. ठीक है, ताकि वर्कर्स को ये पता लगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो लीडरशिप इन्वॉल्व होनी चाहिए क्वालिटी के अंदर. ड्राइव आउट फियर. अभी पहले मैंने कल्चर का जिक्र किया और मैंने बताया कि अगर एक शख्स से एक फॉल्ट हो जाता है तो श्योरली उसको पेनलाइज ना किया जाए, उससे पूछा जाए. ठीक है, और समटाइम इग्नोर कर दिया जाए. उसकी कॉस्ट जो है वो कंपनी बेयर कर ले. एक वक्त आ जाएगा कि वो फर्दर जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा. ये बड़ी बात होती है. अगर ऑर्गेनाइजेशन के कोई मसला नहीं है, इसका आपको चार्ज नहीं करेंगे, फाइन नहीं, पेनलाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें. सो अब नेक्स्ट टाइम बनाते हुए उसका हर टाइम पे एम्फेसाइज उसकी क्वालिटी के ऊपर होगा कि कैसे मैं फॉल्ट ना करूं,
डिफेक्ट्स को, जो डिफेक्ट्स ना आए प्रोडक्ट के अंदर, और एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हम डिलीवर कर सकें अपने कस्टमर को। सो दैट्स अ ड्राइव आउट फियर। ठीक है, ड्राइव आउट फियर के अंदर ये तो वैसे इनोवेशन के अंदर भी हम पढ़ाते हैं और कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कैसे इनोवेटिव होते हैं, और अगर हम उस तरफ में ले जाएं तो उसमें भी फियर को बाहर निकालना पड़ता है और एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव टेकिंग के लिए प्रमोट और एनहांस और इनकरेज करना पड़ता है कि आप इनिशिएटिव्स लें, इनोवेशन लेके आएँ चीज़ों के अंदर। अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है और उन्हें कहें कि आप गलतियां करें, खैर वो दैट्स अनदर डिटेल टॉपिक इनोवेशन का, जिसमें आप ये एम्प्लॉयज को कहें कि आप गलतियां करें और गलतियों से सीखें, और हम आपको प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप इनोवेशन लेके आएँ। ओवर देयर इट्स अ ड्राइव आउट फियर, ड्राइव आउट फियर। और अगर ये सारे पॉइंट जो अभी तक हमने देखे हैं, और इंस्पेक्शन की भी जो बात है, एक सेंटेंस याद आता है कि जो इनोवेशन के अंदर हम अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाते हैं कि टू मच सुपरविजन किल्स द क्रिएटिविटी, किल्स द, बहुत ज़्यादा सुपरविजन क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है, इनोवेशन को ख़त्म कर देती है। एंड इसको हम स्लैंग में अपने वर्ड्स में कहते हैं कि टू मच सुपरविजन चोक्स द क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी बिल्कुल चोक्ड हो जाती है कि मतलब है ही नहीं, आपने उसको चोक आउट कर दिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिव नहीं होगा। सो ड्राइव आउट दैट्स अबाउट द कल्चर, मोर अबाउट द कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। अगर किसी से तो गलती है और उसको इतना सीवियरली पेनलाइज किया एंड सम टाइम उसको जॉब से भी निकाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम लोग गलतियों को छुपाएंगे, ब्लैम कल्चर होगा और कोई भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं लेके आएगा। ठीक है, मेरे एक बॉस थे, तो उनका ऑयल कंपनी में मैंने 3 साल जॉब की है। उनका एक अक्सर ये सेंटेंस होता था, मेरा भाई आई रन दिस कंट्री, आई रन दिस, मैं ये मुल्क चलाता हूँ। ठीक है, सो जब ऐसा कल्चर होगा जहाँ पे ये है, तो वहाँ पे वाकई कोई आदमी जो है ना उनके सामने या कोई अपनी सजेशन भी नहीं देता था। ये लीडरशिप बड़ी मैटर करती है। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन स्टाफ एरियाज। ठीक है, ओपन होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। Eliminate slogans, exhortations, and targets for the workforce. Eliminate numerical codes for the workforce and numerical goals for engagement. क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज करना है। 11 पॉइंट यही कहता है। रिमूव बैरियर दैट रॉब पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। ठीक है, एंड एलिमिनेट द एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम। ठीक है, ये बड़ी गहरी बात भी है। ठीक है, और अगेन इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट। समटाइम देयर इज अ कंपटीशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, राइज किया जाता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन एम्प्लॉयज़, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि उस कंपटीशन को और जो उस रेटिंग सिस्टम को जो है वो ख़त्म किया जाए। आप क्योंकि सारे जो है चैम्पियन हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक टीम, ये एक आदमी, एक शख्स करता है, बल्कि ऑल इन्वॉल्व है। ये TQM है। ठीक है, एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एवरीवन के लिए। पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क अकम्प्लिशिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और हर कोई उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये सारे डेमिंग्स के पॉइंट हैं, 14 पॉइंट्स जो डेमिंग्स ने दिए। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर आगे फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके फंडामेंटल फीचर क्या हैं TQM के। फर्स्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ एरर बिफोर दे अकर, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, real participation by all, and last is the commitment of senior management। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बुनियादी फीचर्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, so next topic is about the fundamental feature of TQM। there are 4 fundamentals of TQM। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स बिफोर दे अकर। ये कल भी हमने डिटेल में देखा, आज भी हमने उसको गो थ्रू कर लिया। ठीक है, टू गेट थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, चीज़ें पहली दफ़ा ही सही हो। ये वही चीज़ आती है, इंस्पेक्शन भी हटा दी, एरर्स ना हो, क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज हो। जैकेट बनानी है तो एक ही दो क्वालिटी वाली बनाए, उसके ऊपर एरर्स ना हो। जूता बनाना है तो क्वालिटी वाला। ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर एम्फेसाइज नहीं है। डेमिंग का वही पॉइंट जो लास्ट ये है, सेकंड थर्ड लास्ट 12 पॉइंट नहीं 11, eliminate numerical codes for the workforce, not quantity,
ऑल्दो इट्स अ क्वालिटी, ठीक है। सो पहली दफ़ा ही आपकी चीज़ जो है वो सही बने, ऐसा नहीं है कि रीवर्क हो और दोबारा, जैसा कि मैंने आपको वोल्टा बैटरी की एग्जांपल दी थी जिसमें 19% से डिफेक्ट 2% पे आ गया, तो चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कॉस्ट प्रिवेंशन। थोड़ा सा डॉजी सा जुमला लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन कॉस्ट प्रिवेंशन, यानी आपकी कॉस्ट बचना शुरू हो जाती है, तो आपकी बचत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप करते हैं तो आपकी ज़्यादा बचत होना शुरू हो जाती है। कहाँ 19% फॉल्ट, कहाँ 100 में से 19 बैटरियाँ मार्केट से डिफेक्ट के बाद वापस आ जाती थी, और कहाँ 100 में से 2 बैटरियाँ, तो आपकी 17 बैटरीज की कॉस्ट क्या हो रही है, बचत हो रही है। कहाँ पे 100 में से 20 जैकेटें डिफेक्ट होके वापस आना, और कहाँ 100 में से 2 जैकेट्स, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये आपकी कॉस्ट बचत होगी, ठीक है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूव करना। क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉट अ वन ऑफ प्रोसेस, ये नहीं है कि एक बार किया, बल्कि आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहें। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट काइजन आगे पूरा इसका एक टूल है जो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। कंटिन्यूस एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की एग्जामिनेशन एंड प्रोसेस का कंटिन्यूस इम्प्रूव होना, ठीक है। मैंने शायद आपको एग्जांपल दी थी कि एक प्रोडक्शन प्लांट के अंदर काले रंग की चीजें थी, इवन जो उनका वेल्डिंग प्लांट था वो भी काला था, और इवन जो वो जैकेट्स पहनते थे वो भी डार्क रंग के थे, जो सूट था वेल्डिंग का। उन्होंने क्वालिटी को, उसकी चीज़ों को, एक दैट्स अ स्मॉल ऑफ द प्रोसेस, इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ उनका पैंट चेंज कर दिया और उन सारे डार्क कलर्स को उन्होंने वाइट कलर और लाइट कलर्स में चेंज किया। उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, ठीक है, और आप उस प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। लाइक मैं जैसे एग्जांपल दूं, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन का प्रोसेस क्या होता था। स्टूडेंट्स खुद आके उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में विजिट करते थे, विंडो में लाइन में खड़े होना धूप में, और उनका नंबर आना, पैसे पे करना, उनको प्रोस्पेक्टस मिलती थी और उनको फॉर्म मिलता था। फिर घर जाते, उस फॉर्म को फिल करते, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज उसके साथ अटैच करते, और फिर उसके बाद उसको दोबारा से सबमिट करवाते। जो आउट स्टेशन से आया, और अगर किसी चीज़ के अंदर वहाँ पे आगे पता लगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो या तो फिर उसको दोबारा से चक्कर लगेगा, कश्मीर से, मुल्तान से, या कहीं से भी आया है वो पिंडी इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो या तो उसको दोबारा चक्कर लगेगा, ठीक है, या फिर उससे कह देंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू आपने वो डॉक्यूमेंट लेके आना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी चक्कर ही लगाती है और दोबारा वो चक्कर लगाएगा। फिर उसके बाद उसने एक और आना है टेस्ट के लिए, और फिर आना है इंटरव्यू के लिए, और फिर उसकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, उसकी लिस्ट के लिए भी उसने आके दोबारा से विजिट करना है कि लिस्ट में मेरा नाम आया है कि नहीं है। अब इस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट क्या है जो मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होगी है कि इन्होंने आके विजिट नहीं करना, आके प्रोस्पेक्टस नहीं लेनी और फॉर्म नहीं लेना, बल्कि ऑनलाइन फिल कर देना है, और ऑनलाइन जो फॉर्म अवेलेबल है, और ऑनलाइन स्कैन करके या पिक्चर लेके डॉक्यूमेंट अटैच कर देने और अपना फॉर्म उसने फिल करना जो ऑनलाइन मौजूद है। फिर ऑनलाइन ही चालान है जो कि इसने डाउनलोड करके, प्रिंट करके, लोकल जो ऑथराइज्ड बैंक है उसमें जमा करवा के वो भी अटैच कर देना है कि ये हमने चालान जमा करवा दिया। घर बैठे ही इसने सारा काम कर लिया, उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। फिर उसको टेस्ट के लिए आना पड़ा और इंटरव्यू के लिए, जो कि वाकई आना है। और लास्ट क्या है, लिस्ट भी ऑनलाइन डिस्प्ले होगी कि घर बैठ के देख सकते हैं यस आई एम क्वालिफाइड। अगर क्वालिफाइड है, टर्म एंड कंडीशन उसने पड़ी हुई है कि 1 तारीख से सेमेस्टर स्टार्ट है और 10 तारीख आपने फीस जमा करानी है, एंड दैट्स इट। सो अगर आप सिर्फ इस एडमिशन प्रोसेस को देख रहे हैं तो इस प्रोसेस में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, प्रोसेस कितना इम्प्रूव हुआ है। सो दिस इज द प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस कहते हैं, जो मैंने एडमिशन प्रोसेस की आपको एग्जांपल दी है। पहले ट्रेडिशनली क्या था कि आपने फ़ोन जब लगाना है पीडीसीएल का, तो आपका कितना लेंथी प्रोसेस था।
अब उससे काफ़ी ज़्यादा वो इनोवेट हुआ है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी में, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्केटिंग में प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं कि प्रिंटर के अंदर कितनी इनोवेशन है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कितनी इनोवेशन आई है, ठीक है। तो उसकी इम्प्रूवमेंट तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो प्रोसेस हैं, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोसेस जो मैंने आपको दी है, आपने उन प्रोसेस को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस को भी आपने इम्प्रूव करना है। सो दैट्स हाउ यू मेंटेन क्वालिटी, ठीक है। रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, अब ये टोटल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। व्हाई इट इज हाईलाइटेड, वो कहता है द टोटल इन TQM मींस दैट everyone in the value chain in the process including, ठीक है, everyone in the value chain in the process, वैल्यू चेन के इस प्रोसेस के अंदर हर कोई इन्वॉल्व है। तो टोटल का मतलब ये है, वही मैंने कहा ना कि TQM पहली स्लाइड में नहीं समझ आई तो आपको रेस्ट ऑफ द स्लाइड में समझ आना शुरू होगी। एंड दैट्स द थिंग जहाँ पे मैंने बात की एम्प्लॉयज की बात की और सप्लायर्स की मैंने बात की थी कि सप्लायर जब तक क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देंगे, जहाँ पे 10 रुपए का कह रहा है आप कह नहीं 11 रुपए में प्रोवाइड करो, लेकिन मुझे आपने एक क्वालिटी जो है प्रोडक्ट देना है, ठीक है। अच्छा, पहले टोटल के अंदर हम देख लें तो एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू सीक आउट, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं। अगर कोई क्वालिटी का इश्यू आता है जो कि हो सकता है मैनेजमेंट ने फाइंड आउट नहीं किया वाइल वर्किंग, उसको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है, उसको सीक आउट करता है और उस प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व करता है। तो इसमें ऑथर कहता है टीम वर्क विल बी वाइटल, टीम वर्क जो है बहुत वाइटल है, बहुत सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो टीम के अंदर काम करना चाहिए। सेकंड, सप्लायर्स क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स विल प्ले अ वाइटल रोल। सप्लायर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्वालिटी का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ठीक है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड जिट जस्ट इन टाइम ऑफन गो इन हैंड, ठीक है, ये अक्सर साथ साथ चलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, ठीक है। एंड लास्ट इज द कस्टमर, मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स की नीड्स को मीट करना, दैट इज एवरीवन शुड इन्वॉल्व, ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ें होंगी तो कस्टमर भी हैप्पी होगा। और एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड कस्टमर, एवरीवन शुड इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लास अभी 5 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं। 10:26 हुए, 32:33 पे हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 5 मिनट्स की ब्रेक है।
अच्छा जी, क्लास ब्रेक से पहले जो है वो हम फंडामेंटल फीचर्स ऑफ टीक्यूएम देख रहे थे, और 4 फीचर्स हैं। पहला प्रिवेंशन ऑफ एरर्स है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, और हम तीसरे थे, ऑलमोस्ट तीसरा हमने फिनिश कर लिया था। रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, ऑल के अंदर इन्वॉल्व हैं एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। यानी कि जो क्वालिटी की डेफिनेशन आपकी है वही डेफिनेशन सप्लायर्स की भी है कि नहीं है। जिस चीज़ को आप क्वालिटी कहते हैं कि सप्लायर भी समझता है कि वही चीज़ क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। और कस्टमर वैल्यू फॉर मनी भी आती है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें क्वालिटी के अंदर आती हैं। अगर कंपनी जब मीट नहीं करती है कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो कंपनी क्या हो जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। जेरोक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जेरोक्स जो कंप्यूटर्स भी बनाता है, फोटोकॉपियर मशीन भी बनाता है, और जेरोक्स बैंकरप्सी के करीब था। एंड वन ऑफ द एग्जांपल जेरोक्स की जो दी थी उसमें यही थी कि जेरोक्स जो है वो बैंकरप्सी के करीब था, क्योंकि कंपैटिटर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा दे रहे थे अपनी फोटोकॉपियर मशीन में, और जेरोक्स सिर्फ एक ट्रेडिशनल फोटोकॉपियर मशीन ही प्रोवाइड कर रहा था। सो जो नया सीईओ आया उसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपटीशन को भी देखा कि अब तो कस्टमर को एक ही मशीन के अंदर स्कैन भी होता है, वहाँ से ईमेल भी होता है, वहाँ से फोटोकॉपी भी होता है, वहाँ से जो है वो प्रिंटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका सिस्टम, और वहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं। देन जेरोक्स ने उसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। सो दीज आर द थिंग जो कि कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व। अच्छा जी, एक हैंड रेज हुआ था, आई डोंट नो किसका, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन एट द मोमेंट, ठीक है। जो बुनियादी फीचर्स हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं, उसमें लास्ट जो है दैट्स अ कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें अगर हम देख लें, प्रिवेंशन एरर्स, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, एंड आल्सो मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पे हम सर्विस की बात करते हैं ना, तो जो कंपनीज का इवन एक कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो भी सर्विस क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सर्विस क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो टीक्यूएम के अंदर जहाँ पे हम प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं, तो एक लेबर से लेकर कंपनी के टॉप बॉस तक हर कोई जो इन्वॉल्व हो टोटल क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और हर एक समझें इम्पोर्टेंस क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या है, और वो फुली इन्वॉल्व हो मैनेजमेंट भी, ठीक है, और वो इनकरेज करे कि हमने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेडिशनल सिस्टम, ये चेंज मैनेजमेंट के अंदर अक्सर हम चेंज का देते हैं। मैं एक एग्जांपल सीनियर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि, और ये रियल एग्जांपल है, वन ऑफ द एग्जांपल कि हमारी कंपनी के अंदर 2003 के अंदर एक चेंज आया। 3 साल मैंने ऑयल कंपनी में जॉब की, उसमें चेंज ये आया कि हमने सेंट्रलाइज कंप्यूटर प्रिंटर रख दिया। हमारे पास जो टाइपिस्ट थे 2 बैठते थे उस डिपार्टमेंट में। दैट वाज अ बिग कंपनी, ठीक है, 2-3 फ्लोर्स के ऊपर थी, और ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, 3-4 कंपनीज उस बिल्डिंग के अंदर बैठती थी सिर्फ। तो इस जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये था कि जो 2-3 सीनियर ऑफिसर हैं और जो 2 टाइपिस्ट हैं, इन हर एक के पास 5 प्रिंटर पड़े होते थे, और हर एक का सेपरेट प्रिंटर था। और जो इनके बॉस थे, जिनका उसी हॉल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट थी, और आगे रूम बना हुआ था जिसमें उनके बॉस भी बैठे हुए थे। अब जब कंपनी ये इम्प्लीमेंट करने लगी कि एक हम मेजर प्रिंटर लगाएंगे
और उस प्रिंटर से सारे कनेक्टेड होंगे। तो रेजिस्टेंस आया, क्योंकि उनको अब जब प्रिंट दे रहे हैं तो उठ के सीट से चल के जाना पड़ेगा और एक प्रिंटर को जो है वो जाके वहाँ से अपना प्रिंट उठाना पड़ेगा। तो दैट वाज अ रेजिस्टेंस। कंपनी को यह फायदा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम 5 सेपरेट प्रिंटर्स, एक अच्छा सेंट्रलाइज नेटवर्क प्रिंटर लगा देते हैं और कंपनी की कॉस्ट उससे बच जाएगी। अब रेजिस्टेंस आई हैव सीन बाय माई सेल्फ के बहुत ज़्यादा जो है मेरे पास तो खैर प्रिंटर नहीं था, हमने कभी प्रिंट करनी हो तो वो उन्हीं को देते थे, वो प्रिंट करके दे देते थे। और समहाउ एक हमारा टूटा फूटा नेटवर्क था, समटाइम वहाँ से बैठे बैठे ही नेटवर्क से हम जो है दे सकते थे। ठीक है, तो जो रेस्ट है वो उन्होंने कनेक्ट किए हुए थे इन्हीं रिस्पेक्टिव लोगों के प्रिंटर से। ठीक, अब जो इन लोगों का रेजिस्टेंस था कि ये कौन अब उठ के जाए वहाँ से जाके जो है वो प्रिंट ले, हमारे लिए मुसीबत डाल दी है, कब कोई प्रॉब्लम होता है तो इशू होता था तो हमने उसको रिजॉल्व कर लेते थे। और अपनी ऑटोनॉमी, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेटस को जो है ना वो मजरू होता है, जिसकी वजह से लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को। ठीक है, और स्टेटस क्या होता है? स्टेट ऑफ प्रेजेंट बीइंग, यानी किसी चीज़ की करंट स्टेट को जो है वो हम स्टेटस को कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनका रेजिस्टेंस मैंने वाकई कम देखा। जो हमारे उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर थे, ठीक है, वो भी उसी प्रिंटर को यूज कर रहे थे, उन्होंने इवन अपना प्रिंटर भी उठवा दिया। अब जब प्रिंट देते थे और बॉस भी खुद आके उस प्रिंटर से आगे अपना प्रिंट उठा के लेके जाते थे, तो आप बिलीव करें कि उसके बाद कभी कोई बात नहीं सुनी हमने। जब उन्होंने, जो सारे लोगों ने देखा कि अगर हमारा बॉस उठ के आके ले सकता है तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते। सो दैट्स द कल्चर, दैट्स द लीड बाय एग्जाम्पल। अगर मैनेजर का अपना अलग प्रिंटर होता और बाकी सबको 5 को, जिसके अंदर 10 लोग कनेक्टेड हैं और 5 इसमें से कह रहा हूँ कि उनके अपने टेबल्स के ऊपर ये प्रिंटर पड़े होते थे, अब उनको जो है उठ के जाना पड़ता है और सेंट्रलाइज नेटवर्क प्रिंटर से लेना पड़ता है, तो अब कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ तो बॉस भी कर रहा है। ठीक है, तो खैर दैट्स अ कमिटमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है तो फिर आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी टोटल क्वालिटी मैनेज होगी। टॉप मैनेजमेंट जब इन्वॉल्व होती है तो जूनियर्स को भी पता है और उनके माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन है कि नो वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, क्योंकि बॉस ने कहा है। बॉस मीटिंग में हमारे साथ बैठा था और उसने ये जिक्र किया है कि हमने क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर। नेक्स्ट जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स हैं। ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक, उसके अंदर क्या कुछ है टूल्स हैं। फॉलोइंग टू टूल्स हैं, क्वालिटी सर्कल्स हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। प्रिकाइजन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहना, क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर देना। ठीक है, 5 एस प्रैक्टिसेस हैं और फिर 6 सिग्मा है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी सर्कल्स क्या है? ये अभी पहले मैंने जिक्र किया था कि क्वालिटी सर्कल्स इज वन ऑफ द टूल। जब हमने लीडरशिप की बात की, मैनेजमेंट की बात की लास्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विद अ रेंज ऑफ स्किल्स फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉयज बैठते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिनकी डिफरेंट स्किल्स हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मैं अगर कहूँ कि गाड़ी बना रही है या एसी बना रही है या वॉशिंग मशीन बना रही है, सो दैट्स द प्रोडक्ट, या गाड़ी बनाने वाले हैं। और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? कि हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर लिहाज से। एक स्मॉल बटन से लेकर,
ठीक है, ओवरऑल इंजन तक, ओवरऑल गाड़ी के अंदर उसके इंटीरियर तक, ये सारी चीज़ें अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें तो उसमें हर एक एक चीज़ का हमने कैसे ख्याल रखना है कि हमने उस क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें क्वालिटी सर्कल के अंदर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और डिस्कशन किस लिहाज से होती है कि हमने क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर मैं बताऊँ, समटाइम मैनेजमेंट का होता है कि ये एक फजूल काम है, ये काम नहीं कर रहे, इन्हें हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये अभी बैठ के गप्पे ही मार रहे होंगे। ठीक है, गप्पे भी मारते हैं, लेकिन उसके अंदर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने इम्प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर, जस्ट राइट अ मैसेज। ठीक है, मैसेज राइट कर दें, इफ वॉइस इज नॉट क्लियर क्लियरली राइट इट कि सर नॉट क्लियर है और ये क्लियर है, प्लीज टेल मी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सामने आ जाता है कि स्टेबल नहीं है इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन वो कोई मैसेज मुझे अभी तक नहीं आया। मैं खुद ही उस लिहाज से देख लेता हूँ। क्लियर है, मेरा ख्याल है आप जो है वो थोड़ा सा इंटरनेट को चेक कर लें समटाइम स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि किसी और ने नहीं कहा, एक ही स्टूडेंट ने कहा है और 10 मैसेज आ चुके हैं। और मैं दोबारा से आई डोंट नो, ये करंट स्लाइड का आप कह रही हैं, इसी को रिपीट कर दें, ये जो करंट चल रही है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, तो मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, जस्ट राइट इट डाउन, या सेम स्लाइड, तो ये अभी स्टार्ट ही की है। ठीक है, इट्स 10:46, बिल्कुल यही स्लाइड चल रही है, आप इसी का कह रही होंगी। अच्छा, आप इसको टूल्स कह लें, मेथड कह लें, अप्रोच कह लें, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। आपको एक और चीज़ पता चलूँ, ये सारे टूल्स नहीं है, इससे बढ़कर भी हो सकते हैं, जिसमें कल्चर भी ओवरऑल मैटर करता है। ठीक है, और मैं कहूँ सबसे बड़ा टूल तो कल्चर ही है, कि उस टूल के थ्रू, उस अप्रोच के थ्रू आप क्वालिटी को मैनेज करते हैं। तो ये कुछ टूल्स, 4 टूल यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं कि जो कि आप यूज़ करके, और लाजमी नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करें, और ऐसा हो सकता है मिक्सचर ऑफ ऑल दीज टूल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन प्लेस होते हैं, यूज़ करते हैं, और वो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एंड क्या है कि हमने अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए 4 यहाँ पे टूल्स ऑथर ने बताए हैं आपकी बुक के अंदर, जिनके थ्रू आप अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो वन बाय वन हम इस टूल को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। उस टूल में सबसे पहला जो है क्वालिटी सर्कल्स है, जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ वाया क्वालिटी सर्कल के थ्रू हम कैसे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वही डिस्कशन अभी हम इसके बाद करेंगे। फिर जो वन बाय वन सारे हैं, काइजन है, जैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, वर्ड से जाहिर है कि आपने कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। 5S प्रैक्टिसेस हैं, ये कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और 6 सिग्मा क्वालिटी के लिए बनाया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट क्वालिटी के लेवल्स हैं, लेयर्स हैं, और इसके अंदर उनके बेल्ट्स दी जाती हैं, ग्रीन बेल्ट, वाइट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये 4 टूल्स इसमें ऑथर ने बताया हैं, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। सो पहला क्या था, क्वालिटी सर्कल, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और पर्पस क्या होता है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें अभी मैं कल्चर का जिक्र कर रहा था और मैनेजमेंट का जिक्र कर रहा था। सम टाइम ये ऑफिशियल होते हैं और ये टाइम दिया जाता है कि बैठ के वो कैसे मैनेज कर सकें, और इट्स लाइक अ मीटिंग कि हाउ टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्यों आते हैं? क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो वो
फ्रॉम अ स्क्रू टिल इंजन, जैसे मैंने आपको बताया है, और बॉडी, गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर से रिलेटेड जो भी बनाता है और जो भी स्टोर में उस स्पेयर पार्ट को रखता है और वहाँ से वो आके प्रोडक्शन के अंदर कंबाइन होके एक गाड़ी बनती है, तो जो सारे लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और बैठते हैं और देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करें। ठीक है, सो दैट इज द क्वालिटी सर्कल। आप सिंपल कह लें कि ये मीटिंग्स हैं जिनके थ्रू वो करते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जितनी हैं उनको मैं कर देता हूँ, और वैसे तो बाय द एंड ऑफ द क्लास में कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप कहते हैं तो मैं आज इन स्लाइड्स को जो है वो जितनी हैं उतनी उनको अपलोड कर देता हूँ आपकी उस ड्राइव के अंदर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर में इसको कर दूँगा। अच्छा, मीट ऑन द रेगुलर बेसिस, वीक में 2 मरतबा होता है, 3 मरतबा होता है, या वीक में 1 मरतबा होता है, ताकि डिस्कस कर सकें क्वालिटी इश्यूज एंड डेवलप सोल्यूशन टू रियल प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं जब प्रोडक्ट को बनाते हैं और जिसके अंदर क्वालिटी लैक करती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं। और वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आ जाएं, एडवांटेज क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या है। इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी लीडिंग टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और फिर उसके साथ साथ जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज इनकरेज। जब क्वालिटी सर्कल, जैसा कि लास्ट हमने देखा है कि वो रेगुलर बैठते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ जाती है कि हाँ हम कंटिन्यूसली इंप्रूव करें अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोसेसेस को। ठीक है, जी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को जो है बनाने के लिए, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो जब वो रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं तो वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोडक्ट को। एम्प्लॉयज एट ऑपरेशनल लेवल विल फॉर्म part of the quality circle. They often have a better understanding of quality problems than their supervisors या superiors or managers। वो तो कोर है, आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग कोर है वो तो इस क्वालिटी सर्कल के जो हैं, क्वालिटी सर्कल्स की जो है मेन कोर है, उस टीम का, ऑपरेशन का, जो लेबर वर्क जो काम कर रहे हैं उनका कोर बैठना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, और वो आप कह सकते हैं कि वो तो सेंटर में है। ठीक है, द ग्रुप अप्रोच हेल्प्स टू फॉस्टर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी। इसका एडिशनल फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी, कि एवरीवन इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके लोग बैठते हैं सर्कल के अंदर और डिस्कस करते हैं कैसे हमने इम्प्रूव करना है, और ये फायदे होते हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है, ऑपरेशनल लेवल के लोग जो रियल में उसको बना रहे हैं अपने हाथों से, और वो जो बैठ के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने सुपीरियर से या सुपरवाइजर से और मैनेजर से। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी को भी जो है वो फॉस्टर करती है। encouraging the development and use of quality circle, ये ऑथर ने एक दिया है कि अगर आप हाउ यू इनकरेज द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल को आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये अक्सर हर डिपार्टमेंट के अंदर मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि कैसे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये वैसे अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के तो लोग मीटिंग करते हैं, उनकी लेबर बैठेगी, सुपरवाइजर बैठेंगे और आज के दिन की प्रोग्रेस देखेंगे, प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो क्वालिटी सर्कल है वो कहता है इसमें सिर्फ वो लोग ना इन्वॉल्व हों जो स्टोर में स्टोर कीपिंग करते हैं, वो भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि ऑपरेशनल वालों को हो सकता है जब कोई स्पेयर आए
तो उस पर डैमेज हो। नेक्स्ट देखें, और हो सकता है अगर आज के दिन के 20 स्पेयर उन्होंने यूज किए, 20 में से उनको 2 डैमेज लगे हैं, एक सीवियर डैमेज हो और इसमें माइनर डैमेज हो, तो ये भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो क्या रीजन है कि ये डैमेज क्यों हुआ। तो जब वेयर हाउस वाले जो स्टोर करते हैं उन स्पेयर पार्ट को, वो भी वहाँ पे बैठे होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो वो बताएंगे कि डैमेज होने की रीज़न ये है कि इन प्रोडक्ट को जब वेयर हाउस में लाया जाता है तो उनकी लोडिंग अनलोडिंग के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं, उनको थ्रो किया जाता है, बॉक्सेस को फेंका जाता है, सही नहीं रखा जाता, जो फ्रेजाइल चीज़ें हैं उनको नहीं देखा जाता। अच्छा, फिर जब क्वालिटी सर्वल के अंदर मैनेजमेंट बैठी होगी और मैनेजमेंट देखेगी, और या वो सुपरवाइजर जो लोडिंग एंड अनलोडिंग का है या जो कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को देख रहा है, वो फिर इन्वॉल्व होगा, और वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे जो लोडिंग एंड अनलोडिंग में हैं। तो फिर उसके बाद जो इनके आपस के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, एक स्पेयर से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो फिर उसके बाद जब व्हेन देयर इज ए गुड कल्चर, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग्स के अंदर टोन भी सही है और क्रिटिसिज्म नहीं है और बुलिंग एंड टॉन्टिंग नहीं है, तो फिर हर एक इन्वॉल्व होगा और फिर इंटीमेशन होगी कि नेक्स्ट टाइम जो है दे हैव टू टेक केयर। अब ये कुछ अर्सा तक रहता है, बट जब 15-20 दिन तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट डैमेज ना आए, लेकिन ये ऐसा लगे कि 20 दिन के बाद दोबारा पता लगा जी एक दो फिर डैमेज आना शुरू हो गए। लेकिन जब क्वालिटी सर्कल की मीटिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी तो वो चीज़ें दोबारा याद दहानी होंगी। जब आप वहाँ पे आके बैठेंगे तो आपको बैठ के ही पता लग जाएगा कि हाँ लास्ट टाइम याद आया ये बात हुई थी, तो अभी हमने लोडिंग अनलोडिंग में जो है वो टेक केयर करनी है। एंड समटाइम एसओपीज बन जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं, रिटन डाउन आ जाते हैं, और लोडिंग अनलोडिंग बे के अंदर वहाँ पे लिख दिए जाते हैं जो कि विजिबल होते हैं, और उनको वो दोहराए जाते हैं, बताए जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं कि व्हाट्स द प्रोसेस यू हैव टू लोड एंड अनलोड, और कैसे आपने स्टोर करना है स्टोर रूम के अंदर, जहाँ से हमारे पास स्टॉक से आगे इन्वेंट्री फर्दर प्रोसेस होने के लिए जाती है, ताकि हमारे पास डैमेज ना आए। क्योंकि कुछ थोड़े डैमेज होते हैं, कुछ ज़्यादा डैमेज होते हैं, कुछ का डैमेज सामने नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो इनकॉर्पोरेट होता है फिनिश गुड के अंदर, और फिर जब वो गुड आगे जाता है और जब वो गुड इस्तेमाल होता है, देन उसके अंदर फॉल्ट निकल आता है। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि क्वालिटी सर्कल के अंदर जो है वो डिस्कस होती हैं और वो चीज़ें रिमूव होती हैं। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दी। ठीक है, अब इसके अंदर कहता है कि क्वालिटी सर्कल को इनकरेज किया जाए और उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, और उसके अंदर वो कहता है देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू आप क्वालिटी सर्कल्स को जो है इनकरेज और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वही बात आती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, द वर्ड टोटल दैट मींस एवरीवन इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहते हैं इंश्योरिंग दैट देयर इज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट टू सपोर्ट द इनिशिएटिव। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसे भी लीड बाय एग्जांपल की मैंने बात की है। ठीक है, आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इवेंट कराते हैं, एक एक्टिविटी कराते हैं, दैट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, और प्रोफेशनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आपकी हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रही है और आपसे वो पूछ रही है कि कहाँ तक पहुंचा, क्या चीज़ हो रही है, और डेली बेसिस पे आपने एक्टिविटी कराने में 1 हफ्ता रह गया, डेली बेसिस पे आपसे मीटिंग हो रही है और उसकी सारी प्रोग्रेस ले रही हैं, तो यू विल बी मोर कॉन्शियस। ठीक है, और आप चाहेंगे कि ये एक प्रोफेशनल वे के अंदर से अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द डिजायर्स ऑफ द मैनेजमेंट ये हमारा हल होना चाहिए। तो जब हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्वालिटी जो है वाकई लामहला खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो आती है। क्यों कि हायर मैनेजमेंट की वजह से ही जो लोअर स्टाफ है वो इंस्पायर होता है। ठीक है, वो मोटिवेट होता है और वो सही तरीके से काम करता है। इंश्योर दैट स्टाफ मेंबर्स, राइट now there is a problem in my connection. क्लास जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा कनेक्शन का जो है वो इशू यहाँ पे मुझे सामने आ रहा है, वो देख लेते हैं।
अच्छा जी, होपफुली अब नहीं है कि मुझे एक मैसेज आया था और फिर उसके बाद अभी मैंने चेंज कर दिया है और अभी सबको आवाज़ आ रही होगी आई बिलीव। ठीक है, वॉइस इज क्लियर अगर नहीं है तो चले आप मुझे इंटीमेट कर देना वॉइस क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लाइट सा मैसेज है। इट्स नॉट अ बिग, क्योंकि वो समटाइम एक दो मरतबा आता है, लेकिन वही तो आके चला गया, लेकिन मैंने कनेक्शन अपना चेंज कर दिया। अच्छा, ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस विच दे नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट वर्केबल सोल्यूशन। ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन इन शॉर्ट अगर देखे जाए तो लोग भी ट्रेंड हैं कि वो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करते हैं, और ठीक है, क्या उन प्रॉब्लम्स का एक वर्केबल सोल्यूशन वो डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई आपने देखना है कि उनके अंदर इतनी काबिलियत भी है कि नहीं कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और उसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, डजंट मैटर। सर्कल का पर्पज ही ये है कि अगर उनके पास नहीं है तो उस मीटिंग के अंदर कोई और एक बेटर सोल्यूशन दे सकता है। एटलीस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें वाइल वर्किंग। ठीक है, देखिए काम करते हुए ना हम इसको नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर कोई इतना खास नहीं है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, पीटर सिंजी है, उसने बहुत एम्फेसाइज किया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे लर्न करती हैं। नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट है। उसके अंदर नॉलेज मैनेजमेंट में आता है एक टेसिट नॉलेज, एक होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, एक्सप्लिसिट नॉलेज वो है जो कि आपकी किताबों के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेसेस होती हैं, लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर उस डाटा को रखा जाता है। हमारे ऑयल कंपनी के अंदर हमारा एक डेडिकेटेड रूम था जिसके अंदर हमारे सारे प्रिंटेड डाटा मौजूद था और वो डाटा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी था। और उस लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि ये हम हमारे पास एक तो सर्वेइंग कंपनी भी थी, लेकिन हम सर्वे भी कराते थे। डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि सर्वे करती हैं और वो ऑयल के सोल्यूशन देती हैं जिसके अंदर सेस्मिक डाटा होता है, ऐसा डाटा जो कि रेज फेंकती हैं। हमारे पास रशियंस भी आते थे, वो प्रेजेंटेशन देते थे। जर्मन एंड फ्रेंच आते थे, फ्रेंच इवन टोटल कंपनी के, श्लम्बर्जर के, ये वो थे जो कि हमें सोल्यूशन देते थे और हमें डाटा देते थे। डाटा किस चीज़ का देते थे? ज़ेरे ज़मीन जो तेल के ज़खायर हैं उनका डाटा देते थे और वो डाटा हम उनसे बाय करते थे, परचेज करते थे। फिर उस डाटा को हम लाइब्रेरी के अंदर रखते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी, हमारी जो ड्रिलिंग होती थी, क्योंकि हमारी एक्सप्लोरेशन कंपनी भी थी, हम एक्सप्लोर करते थे और ऑयल को हम बेचते थे और ओगरा के अंदर, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आते थे। और ऑयल हम वापडा को भी बेचते थे जो कि क्रूड ऑयल, खाम सा ऑयल होता है जो वापडा भी यूज़ करती है। और फिर उसको रिफाइनरीज में भेज के हम रिफाइनरीज को सेल करते थे और वो आगे उसको रिफाइन करके पेट्रोल में सेल करती थी डिफरेंट कंपनीज को। तो ये उस लिहाज से काम था। अब जो हमारे पास सेस्मिक डाटा आता था वो हमारे पास डाटा बेसिस के अंदर स्टोर होता था। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक होता है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज उसका जिक्र मैं इस वजह से करूँ कि वर्क सोल्यूशन। टेसिट नॉलेज ऐसा नॉलेज होता है जो कि रिटन डाउन नहीं होता, लेकिन जो आपके वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं तो जो वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को आते हैं, आके मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। जब उन प्रॉब्लम्स को लिख लिया जाता है और उनका एक वर्केबल सोल्यूशन निकाल दिया जाता है, एंड दैट नाउ बिकम्स एन एक्सप्लिसिट नॉलेज। वो क्या बन गया अब? एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो जब मीटिंग्स होती हैं तो जो टेसिट नॉलेज है एम्प्लॉयज का, जो उनके माइंड में है, जो उन्होंने लर्न किया वाइल डूइंग वर्क, वो काम को करते हुए, तो वो आके फिर उसको डिस्कस करते हैं। इवन समटाइम जब वो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करते हैं तो दो या तीन दफ़ा वो काम कर, 3 मरतबा वो काम करने में, 2 या 3 मरतबा जब वो काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ये भी आता है कि ये काम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम अगर इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से करें तो शायद ये एक बेहतर हल हो सके। तो वो क्या करते हैं, प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो वो फिर आपके
सर्कल्स में आके बताते हैं कि नहीं ये काम मैं आज तीसरा दिन हो गया कर रहा हूँ और तीसरे दिन में आज कुछ आफ्टर दैट आई हैव कम टू नो कि ये काम हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको अगर मुख्तलिफ तरीके से करें तो ये बेहतर होगा। तो दीज आर द वर्केबल सोल्यूशन। ये वो जो ये उस चीज को आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस, एंड सम टाइम व्हेन दे आर डूइंग वर्क उसी टाइम पे उनको सॉल्यूशंस भी मिल जाता है और उन्हीं सॉल्यूशंस को आके डिस्कस करते हैं और उन्हें हायर मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है कि हम इसको दूसरे तरीके से अगर करें तो उसमें हम इतना टाइम भी वेस्ट सेव कर सकते हैं और हम अपनी जो है मनी भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, देयर वाज अ बिट प्रॉब्लम इन द वॉइस अगेन, मेरा ख्याल अब क्लियर होगी। ठीक है, 11:05 में मैसेज आया हुआ, अब मुझे काइंडली बता दें वॉइस क्लियर है कि नहीं है। बीच में स्लाइड प्रॉब्लम आया था। नहीं, ये एचआरएम का काम नहीं है, एचआरएम का है का काम है उनकी छुट्टियों के बारे में देखे, उनकी मेडिकल के बारे में देखे। ठीक है, ये होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं अगर वो एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड और वो सही करके काम कर रहे हैं तो वो ऑपरेशनल के लोगों का काम है। ऑल दो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कल की एग्जांपल जो हमने देखी थी उसमें हमने यही चीज़ देखी थी कि जहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, हेल्थ वाइज कोई मसला तो नहीं, कोई दुख परेशानी तो नहीं है, जब वो कहता है कि एवरीथिंग मेंटली और फिजिकली इज ओके, देन कहते हैं ओके गो अहेड और फिर उसको ऑपरेशन के अंदर भेजते हैं। कल जो मैंने निसान कंपनी की एग्जांपल दी थी, ठीक है, ओवर देयर उसका सुपरवाइजर ही उस स्मॉल एचआर को मैनेज कर रहा है। बाकी एचआर ओवरऑल कल्चर, सैलरी और वर्किंग, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। मैंने सैब्रो के अंदर एचआर पढ़ाते वक्त अस एंड देम हो जाता है, अस यूएस, अस हम और वो, हम और वो। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अस एंड देम का कल्चर आ जाता है तो वहां पे वाकई आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन नहीं कर सकते। और मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि वहां पे उन्होंने ये रीजन भी बताई थी, क्या रीजन है, जो कि प्रॉफिट के अंदर सैब्रो वाले 2008 तक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसका शेयर देते थे, जिसकी जितनी सैलरी अगर मैं बताऊंगी 2% है तो एक जो मैनेजर है वो ₹1,00,000 ले रहा है तो उसको ₹2,000 प्रॉफिट, अगर ₹1,00,000 उसकी सैलरी है तो 2% उसको सैलरी उसको 2,000 मिल जाएगा। 50,000 वाले को ₹1,000 मिलेगा। तो जो शेयर बनता था, जितनी भी परसेंटेज उन्होंने रखी थी, वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज देते थे। फिर क्या हुआ, एनर्जी क्राइसिस हो गई, उनकी कमर टूट गई, एसी बनाते थे, जनरेटर उनको 10 टाइम्स एक्सपेंसिव पड़ता था एसी को प्रोडक्शन करने के लिए। तो 6-6 8-8 घंटे जब बिजली जाती थी वो प्रोडक्शन नहीं करते थे, जिसकी वजह से आज आप सैब्रो को देख सकते हैं, सैब्रो बहुत पीछे रह गया। और सैब्रो जब एक वक्त में उठा था, क्योंकि उनकी सारी हमने काफ़ी डिटेल में देखा, जहाँ पे लाखों रुपए जर्मनी की कंपनी पाकिस्तान रेलवे को एसी प्रोवाइड करती थी, लाखों नहीं इवन करोड़ों में, लाखों रुपए तो उनके इंजीनियर के ऊपर खर्चा होता था। जब वो आता था यहाँ पे पीसी या मैरियट में ठहरता था, उसका आने जाने का, टीए डीए का, और जो प्रॉब्लम फिक्स करता था उसके पैसे अलग होते थे जो पाकिस्तान रेलवे पे करती थी जर्मन कंपनी को। और देख लें सैब्रो कि हमने पाकिस्तान रेलवे को 96,000 के अंदर वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया, जो कि जर्मन कंपनी से वो लाखों में लेते थे और हम उसकी मेंटेनेंस भी लोकली ही करते थे। सो सैब्रो वाज अ बिग कंपनी। तो खैर एचआर का आपने बात की, तो ये वो उन क्राइसिस के वजह से जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस थे, जिसकी वजह से सैब्रो जो है वो 2008 के बाद अपने प्रॉफिट के अंदर उनको शेयर नहीं दे सकी। फिर प्रॉब्लम क्या आ गया कि लोग कंपनी के अगेंस्ट हो गए, कल्चर भी इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, फाइनेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है लोगों के एटीट्यूड के ऊपर।
इफ यू आर नॉट पेइंग गुड सैलरी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड वर्क फ्रॉम देम। अक्सर एम्प्लॉय ये कहते हैं जितने पैसे देते हैं उतने में इतना ही काम होता है। ये वर्डिंग्स है जो मेरे एम्प्लॉयज़ के मुंह से सुनी हुई है कि जितने पैसे देते हैं उसमें इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो फिर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक गुड एचआर भी इन्वॉल्व होती है क्वालिटी के अंदर। लेकिन जैसा कि हम क्वालिटी सर्कल में देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर सारे होते हैं। एंड ऑपरेशनल पीपल आर द कोर, जो मैन है वो दिल हैं, जो कि एक प्रोडक्ट के अंदर रूह फूंकते हैं। ठीक है, सो इस क्वालिटी के अंदर मैं कहूँ तो मेनली वो इन्वॉल्व है। लेकिन इस सर्कल के अंदर जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है तो हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। वो सीनियर मैनेजमेंट भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, वो स्टॉक इन्वेंट्री वाले भी हैं, वो प्रोडक्शन वाले, ऑपरेशन वाले इटसेल्फ खुद भी हैं, वो एचआर वाले भी हैं, ओवरऑल कंपनी का कल्चर भी है। ये सारी चीज़ें होंगी मिलके तो फिर आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी, मैनेज होगी। ठीक है, तो ये इस लिहाज से बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने इवन सैब्रो का बताया था कि अगर वो समझते थे कि मुझे कोई डैमेज है, नुकसान होता है और उसमें कंपनी का भी नुकसान है तो वो उसको प्रेफर करते थे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि वो एसी के लिए शीट्स उठाते थे और ग्लव्स कोई नहीं पहनता था। तो कहते हैं हमने बड़ा फाइन भी किया है, जुर्माने भी किए हैं, लेकिन ये नहीं सुनते। तो ये काफ़ी वीक कल्चर था मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो कि सैब्रो के अंदर हमने देखा। उनके सेफ्टी बूट्स नहीं थे, स्लीपर्स के अंदर, चप्पलियों के अंदर लोग काम कर रहे थे, हाथों में ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं पहने हुए थे। जब फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं तो हेलमेट्स पहने होते हैं कि कोई फैक्ट्री में चीज़ आपके सर पे ना गिर जाए। तो खैर वो चीज़ें भी नहीं थी वहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक तो सिस्टम, प्रोसेस और जो इक्विपमेंट है वो इन प्लेस नहीं था, जिसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। तो ये सारी चीजें बहुत करती हैं। मैं ऑयल कंपनी में साथ ही प्लांट पे चला गया, से होता है तो हम से बहुत काम किए हैं। ठीक है, और हम के अंदर जब आए जब वो आया और उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत चेंजेस ले हैं। लाइट बटन्स हैं, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ उसने चिट लगा दी कि अच्छा ये क्लास मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंटरनेट। हाँ नहीं, ये अभी इंटरनेट का मेरा इशू हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वॉइस क्लियर आई है। मैसेज आया है कि आवाज़ नहीं आ रही है, इंटरनेट इज़ नॉट स्टेबल। अच्छा क्लास इसके 2 पॉइंट्स किए हैं, कल हम इसके आगे कर लेंगे। इसको रिवाइज कर लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूँ। सॉरी मुझे टाइम का बिल्कुल रियलाइज नहीं, समटाइम क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं रहता। ठीक है, अगर आज का हम देख लें तो ठीक है, ये लास्ट के थे जो रिवाइज कर चुका हूँ। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आज हमने स्टार्ट किया है। उसकी डेफिनेशन हमने देखी और उसमें हमने देखा कि पूरा एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए और प्रोसेसेस और एज वेल एज आउटपुट्स को हम देखते हैं।
अच्छा, फिर हमने डैमिंग्स के 14 पॉइंट्स देखे, ठीक है, और फिर फंडामेंटल फीचर्स ऑफ TQM, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल। इसमें ऑथर कहता है द टोटल इन TQM, जो टोटल वर्ड है दैट दैट क्लियर्स और कवर्स एवरीथिंग, जिसके अंदर हमने देखे एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड कस्टमर हैं, और फिर कमिटमेंट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स है, जिसमें से पहला अभी हम कर रहे हैं, आधा एक हुआ है, और बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। क्वालिटी सर्कल्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, रोजाना मीटिंग करते हैं, रेगुलर रोजाना करेंगे, 2 दिन बाद हफ्ते में एक मरतबा। पर्पस क्या है कि कैसे क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, क्वालिटी के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस हमने देखे, और फिर इसके पहले 2 पॉइंट्स हमने देखे थे कि कैसे आप क्वालिटी सर्कल को इनकरेज और डेवलप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, प्लीज क्वेश्चंस भेज दें अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट डाउन, मुझे सेंड कर दें, या कोई और क्वेश्चन है। अच्छा, जिले अब्बास, मोस्ट प्रॉब्ली आप होंगे यहाँ पे, आप काइंडली 2 टीचर्स जिनका आपने बताया था वेडनेसडे की क्लास, उनसे प्लीज अगर अरेंज कर लें तो दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड, बहुत बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। और टाइमिंग्स जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो टाइमिंग्स भी आप उनसे पूछ लें कि इसमें स्वैप हो सकता है 11:30, और अगर नहीं है तो देन थर्सडे टॉक टू शफीक साहब, whatever is the timing, there should be another class, एक और क्लास जो है वो है ऑन वेडनेसडे हो जाए तो मच अप्रिशिएटेड। अच्छा जी, क्वेश्चंस बिलीव कुछ है? अच्छा, रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल, इसके अंदर जैसे कि ऑलरेडी हम मार्केटिंग के अंदर भी देख चुके हैं, वैल्यू चेन हमने पढ़ा था, और एक वैल्यू सिस्टम, वैल्यू नेटवर्क, जिसके अंदर हमने देखा था, एक मिनट क्लास होल्ड रखें, ये क्वेश्चन आया रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल एम्प्लॉयज, श्योरली वो तो होंगे, और एम्प्लॉयज भी सारे डिपार्टमेंट के सारे लोग जो कि क्या करते हैं, सीक आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट करते हैं क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू क्वालिटी। जिसमें एक एग्जांपल मैंने एक गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के स्पेयर पार्ट के बारे में बात की थी, कि अगर एक स्पेयर पार्ट, एक शख्स दिन में 20 स्पेयर पार्ट्स लगाता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या गाड़ी के अंदर, उसमें से 2 उसको डैमेज मिलते हैं या 3 डैमेज मिलते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टीम में बैठ के कि डैमेज प्रोडक्ट प्रोडक्शन यूनिट में आता ही क्यों है, और क्या ऐसी रीजन होती है डैमेज ये बन क्यों होता है। तो वो एक एग्जांपल थी कि वन ऑफ द इश्यू जिसके ऊपर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स दोबारा से ना आए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं कि क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, सप्लायर कैसे इन्वॉल्व होते हैं कि सप्लायर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो सप्लायर का रोल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो क्वालिटी कॉन्शियस कंपनीज होती हैं, उसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक सप्लायर से डील करती है और सप्लायर कहता है ये मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, तो वो हो सकता है उससे बार्गेन या निगोशिएट नहीं करें, वो उनको कहें ओके 10 रुपए में ही दें, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इस पर डिस्काउंट करें 9 रुपए या 8 रुपए में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज ना करें, ये क्वालिटी है, ये बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड है जो हमने आपको दिया है, और एज ए प्रोटोटाइप हम प्रोडक्ट लेकर आपको दिखा भी रहे हैं, सैंपल भी दे रहे हैं, आपने इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें देना है, आपने क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करना। जो आपकी क्वालिटी की डेफिनेशन है वही सप्लायर की डेफिनेशन होनी चाहिए, जैसी क्वालिटी आप चाहते हैं सप्लायर भी आपको वैसे क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं करेगा, आप फिनिश गुड या एंड प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं बना सकते, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम ऑफन गो इन हैंड। जेट का कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, इसको अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता। जस्ट इन टाइम इवन यहाँ तक होता है कि टाइम के ऊपर चीजें प्रोवाइड कर देना। आज आपने 10 प्रोडक्ट बनाने थे, सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल ही नहीं दिया, आप बना ही नहीं सके। दूसरी चीज है, सप्लायर ने आपको लेट दिया,
1 बजे दोपहर को आपको सामान मिला, आप 10 की जगह सिर्फ 5 बना सके। तो जिट जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि आपको सप्लायर एक तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे और साथ साथ टाइम पे वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर दे। जिट इंशाल्लाह आगे भी आएगी और मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि जिट जस्ट इन टाइम ने क्या रेवोल्यूशन कायम की ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ऑल दो काफ़ी चीज़ों ने रेवोल्यूशन टोटल क्वालिटी ने भी किया है, लेकिन जस्ट इन टाइम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो सप्लायर जो क्वालिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और जो क्वालिटी का बताया है कि जिस टाइप की क्वालिटी आप चाहते हैं सप्लायर भी आपको वैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। और कस्टमर, आपने प्रोडक्ट बनाना ही कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है, तो कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है। क्यों कि फीडबैक के थ्रू आपको पता लगता है either it is a quality product in the eyes of the customer or not, quality whether it is meeting the requirement of the customer's specification, जैसे कस्टमर ने स्पेसिफाई किया था, जैसा रिक्वायर किया था वैसा उसको प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, सो दैट्स के रियल पार्टिसिपेशन बाय ऑल के अंदर सारे एम्प्लॉयज सब डिपार्टमेंट्स के, आपके सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल दे रहे हैं, और फिर आपके कस्टमर जिसका फीडबैक बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकरेजिंग डेवलपमेंट। एजाजुल्लाह, आपके क्वेश्चन को क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, अप्रेजल कॉस्ट कल के लेक्चर में से क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, वो एक सुपरवाइजर रखना, या एक प्रोडक्शन के अंदर 50 प्रोडक्ट बनते हैं और 5 सुपरवाइजर रखे हुए हैं, हर 10 प्रोडक्ट के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा है, या 5 नहीं आपने 3 रखे हुए हैं, तो वो जो सुपरवाइजर रखने की और उसकी चेक करने की कॉस्ट है, जो उसकी सैलरी है, वो आप बचा सकते हैं। जो हफीज ऑयल इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया, जो ऑयल के पैकेट पैक करते हैं और एक शख्स सर बैठा हुआ है जिसके सामने लिटरली वो टांग पे टांग रख के बैठा रहा, जितना 5-10 मिनट हमने उन्हें ऑब्जर्व किया, और उसके सामने एक टेबल पड़ा होता था, टेबल के ऊपर स्केल होता था, वेइंग मेजरिंग स्केल, जिस स्केल के ऊपर रख के कांटा हम जिसे कहते हैं, आके वो कॉटन रखते थे और वो स्टैंप उठाता था, स्टैम्प पैड पे लगाता था और फिर उस बॉक्स के ऊपर लगा देता था। वो उसका क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी क्लियरेंस टेस्ट था कि हाँ भी इस पैकेट के अंदर 16 पैकेट ही, इस डब्बे के अंदर 16 पैकेट ही पैक हुए हैं। तो ये जो शख्स की कॉस्ट है जो बैठा हुआ है और वो सिर्फ स्टैंप लगा रहा है, इस कॉस्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। आप जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, उसकी कॉस्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। दैट्स अप्रेजल कॉस्ट। अच्छा, एजाजुल्लाह, इनकरेजिंग डेवलपमेंट, आई डोंट नो किसका कह रहे हैं, इसके बारे में अगर आप दोबारा लिख दें तो मैं देख लूँगा। और रियल पार्टिसिपेशन बता दी है, और बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि आपकी क्लास कोई क्वेश्चन है। चलें ठीक है क्लास, मैं इन्हीं स्लाइड्स को मीन वाइल यू और हेयर तो आपके ग्रुप के ऊपर ही शेयर कर देता हूँ। एंड दैट्स every time you have to open your that respective email account, and then you have to upload it onto your drive। ठीक है, उस ड्राइव के अंदर मैंने बाकी इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं उस ड्राइव के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। ये जो स्लाइड्स हैं राइट आफ्टर दिस लेक्चर इन अ मोमेंट, ओके राइट नाउ मैं कर दूंगी। कल भी स्टूडेंट ने कुछ पूछा था, और वैसे तो मेरी ये कोशिश होती है कि पूरा लेक्चर ख़त्म हो तो उसको अपलोड कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अभी तक जितना भी है वो उसको मैं राइट नाउ स्ट्रेट अवे अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ इसके ऊपर।
ड्राइव शेयर कर दी है, और ड्राइव शेयर करने का पर्पस भी ये है कि आप लोगों को पता हो। चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी मौजूद है, जो लोगों ने मिस किया हो तो उनको बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि चैप्टर नंबर 8 इज़ देयर। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 जो है वो मैं आपके इस पर अपलोड कर देता हूँ। ड्राइव की एक्सेस जिनके पास नहीं है वो ज़िलाबाद से ले सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 9 अप टिल नाउ इसके अंदर शेयर है। ठीक है, राइट आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आपको बस अभी अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों के पास विद इन 5 मिनट्स इसके बाद होगी इंशाल्लाह। कल मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।